हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 28 सितंबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो बुलेट प्रूफ स्क्रीन होती है, ये कौन से ग्लास की बनी होती है। तो इसमें री इन्फोर्स्ड ग्लास का यूज किया जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि जो री इन्फोर्स्ड ग्लास है जिससे बुलेट प्रूफ स्क्रीन बनाई जाती है, इसमें बेसिकली क्या ऐसी चीज होती है जो कि इसको बुलेट प्रूफ की तरह रिएक्ट कराती है। तो ये होता है पॉलीकार्बोनेट। क्या इसको बोलते हैं? पॉलीकार्बोनेट, जिसकी मदद से री इन्फोर्स्ड ग्लास बनाया जाता है। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, लक्स कोजी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। तो ये है सौरव गांगुली, अभी नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं लक्स कोजी के। इससे पहले वरुण धवन ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर हैं लक्स कोजी के। और सौरव गांगुली तो आपको पता ही है, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी हैं इस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, 25 सितंबर 2022 को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की कौन सी एनिवर्सरी इस बार मनाई गई। मतलब कहने का यह है कि कौन से वर्ष में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था कि इस बार उसी आधार पर इतने एनिवर्सरी मनाई गई। तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को साल 2014 में लॉन्च किया गया था। अब चल रहा है 2022, तो इस बार 8वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई। इसको 25 सितंबर 2014 में दिल्ली के विज्ञान भवन से लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के पीछे एक नहीं कई सारे उद्देश्य हैं। जैसे कि हमें एक्सपोर्ट लगातार बढ़ाना है और इंपोर्ट को कम करते जाना है। एक डेवलप्ड कंट्री की यही निशानी होती है। तो अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, और अगर हमें डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करते जाना है और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। एक्सपोर्ट हम तभी बढ़ा पाएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भारत में ही इंडिजिनस तरीके से बनाई जाएंगी। इसके अलावा इसका दूसरा मोटो ये है कि जो इनोवेशंस हैं वो भी हमें बढ़ानी है, इन्वेस्टमेंट को भी हमें प्रमोट करना है, स्किल डेवलपमेंट को भी बूस्ट करना है भारत में। और भारत की जो रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में, उसको भी हमें बढ़ाना है। तो इसकी एनिवर्सरी दिल्ली के विज्ञान भवन में मनाई गई, और इस बार इसको लीड किया मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल के द्वारा इसको लीड किया गया। पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है, ये कौन है जिनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा फिल्म इंडस्ट्री में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। तो अभी हाल ही में नामित किया गया है यहाँ पर आशा पारेख को। तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, आई एम श्योर इन्होंने आपको कई बार एंटरटेन किया होगा बॉलीवुड मूवीज के जरिए। एक जानी मानी कलाकार हैं। एक बॉलीवुड के अंदर लंबे अरसे तक इन्होंने कार्य किया है, कई दशकों तक कार्य किया है। और ये अवार्ड इनको 29 तारीख को दिया जाएगा, मतलब कल के दिन दिया जाएगा 29 सितंबर को। दादा साहेब फाल्के अवार्ड सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड है। दादा साहेब फाल्के की शुरुआत जो करी गई थी, ये 1969 में करी गई थी। मतलब 1969 में पहली बार ये अवार्ड दिया गया था। 79 की इनकी एज है जब ये रिसीव करेंगी दादा साहेब फाल्के। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बिटवीन जनवरी टू जुलाई 2022। जनवरी से लेकर जुलाई 2022 के बीच में भारत का ये कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया। तो यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया। टोटल अगर बात करें तो 40,361 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आंध्र प्रदेश के अंदर इस सत्र के दौरान किया गया। दूसरे नंबर पे इसमें रहा है उड़ीसा, सेकंड नंबर पे उड़ीसा। अब उड़ीसा में कितना किया गया इन्वेस्टमेंट, तो ध्यान रखिएगा 36,828 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उड़ीसा में किया गया। और अगर टोटल निवेश की बात करें कि भारत में कितना किया गया इतने टाइम में, तो टोटल 1,71,285 करोड़ का निवेश किया गया है। 1,71,285 CR। और अगर ओवरऑल परसेंटेज में बात करें तो 100% में से 23.56% का निवेश अकेले आंध्र प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजॉन के द्वारा पहला सोलर प्रोजेक्ट भारत के कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा। देखिए, अगर बात करें कि अमेजॉन ने भारत में क्या अभी तक कोई भी सोलर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो आंसर है नो। अगर बात करी जाए अमेजॉन ने क्या कहीं पर भी अपना सोलर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो भी आंसर है नो। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि अमेजॉन आज तक का अपना पहला सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेगा, और अमेजॉन ने चुना है भारत को। और भारत में भी कौन से राज्य को, तो यह है राजस्थान।
राजस्थान के अंदर अमेजॉन के द्वारा स्थापित किया जाएगा 3 जगह पर सोलर पावर प्लांट। और इन 3 लोकेशंस को अगर टोटल मिला दें तो इनकी कैपेसिटी होगी 420 मेगावाट का पावर प्लांट, 420 मेगावाट का। इसके लिए अमेजॉन ने सोलर पावर प्लांट कंपनी एक है, या फिर आप बोल सकते हो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका नाम है एएमपी एनर्जी इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के साथ इन्होंने पैक्ट साइन किया है। एएमपी एनर्जी जो है ये इसके अलावा भादला सोलर पावर प्लांट बना रही है इस टाइम पे, भादला जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करी जाए, ये जो भादला पावर प्लांट एएमपी के द्वारा बनाया जा रहा है ये कब तक बन के तैयार होगा, तो ये 2023 के आखिर तक बन के तैयार हो जाएगा। अमेजॉन की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। इसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस और इस टाइम पे अमेजॉन के सीईओ हैं एंडी जेसी। क्या नाम है? एंडी जेसी। और ये जो कंपनी है एएमपी एनर्जी इंडिया लिमिटेड, ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एनपीसीआई के एमडी और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? एनपीसीआई जिसको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो पहले भी इसके एमडी और सीईओ दिलीप असबे थे। एक बार फिर से इनको अगले 5 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। अब ये 2023 से लेकर 2028 तक इसके सीईओ रहेंगे। और एनपीसीआई की स्थापना साल 2008 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा डेयरी कोऑपरेटिव कनक्लेव जो कि पूर्वी और उत्तरी पूर्वी जोन के सिक्किम में इनॉग्रेट करी जाएगी? तो ये कौन है जिनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा डेयरी कोऑपरेटिव कनक्लेव का? तो इसका उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। और ये कब हो रही है कनक्लेव? तो ये आने वाले 7 अक्टूबर 2022 को कनक्लेव होगी। अब देखिए, नाम से ही आपको पता लग रहा है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे ईस्टर्न स्टेट हैं, जैसे कि नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा हो गया, आसाम हो गया, इन सभी राज्यों में दूध का उत्पादन बढ़ाना है लगातार। तो इसके लिए जो किसान हैं उनको स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन है और स्टेट डेयरी फेडरेशन है, दोनों यहाँ पर मिलकर कार्य करेंगे। किसानों को बताया जाएगा कि किस तरीके से वो ऑर्गेनिक 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक तरीके से दुग्ध का उत्पादन कर सकते हैं अच्छे से अच्छी तादाद में। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख का ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि 100% डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस को अचीव कर चुका है? इसका सीधा सा मतलब ये है, जब किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या यूटी की बात हो रही हो और बात ऐसी हो रही हो कि वो 100% डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस को अचीव कर चुका है, तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पर हर एक घर के अंदर कम से कम एक व्यक्ति का बैंक में अकाउंट है और उसको बैंकिंग फैसिलिटी इजीली मिल रही है। तो लद्दाख का ये डिस्ट्रिक्ट बन गया है लेह। लेह आपको पता है भारत के सबसे हाइट वाले डिस्ट्रिक्ट में से एक है। लेह 3500 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। लेह में कुछ महीने ऐसे होते हैं जहां पर जीवन लगभग ना के बराबर माना जाता है, तो कुछ लोगों को इतनी हाइट से नीचे भी उतर के आना पड़ता है अपने जीवन यापन के लिए। इसके अलावा एक और फैक्ट, अगर पूरे भारत में बात करें कि पहला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि 100% बैंकिंग डिजिटाइजेशन में आया, तो ये है त्रिशूर। त्रिशूर केरल का डिस्ट्रिक्ट, केरला का। और अब बात हो रही है यहाँ पर लेह की, तो ये भी 100% डिजिटाइजेशन इन बैंकिंग हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर है जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्म्स को अलविदा बोल दिया? अभी हाल ही में इन्होंने हर तरीके से जितने भी प्रारूप हैं क्रिकेट के, सबको इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो ये हैं झूलन गोस्वामी। पूरा नाम है इनका झूलन निषिद्ध गोस्वामी और ये वेस्ट बंगाल के नाडिया से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अपना डेब्यू किया था साल 2002 में, और जब इन्होंने डेब्यू किया था तो पहला मैच इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। इसके अलावा 2007 में इनको आईसीसी की तरफ से विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब भी मिल चुका है। 2010 में इनको भारत सरकार की तरफ से अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2012 में इनको पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो स्टार क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने रिटायरमेंट अनाउंस किया। और इससे पहले आपको पता ही है स्मृति मंदना, वो भी रिटायरमेंट अनाउंस कर चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, एक किताब अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय
जीवन दर्शन और समसामयिकता। तो ये किताब किसके द्वारा रिलीज करी गई है? तो इसको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मौजूद थे और मुरली मनोहर जोशी, जो कि बीजेपी के वेरी सीनियर लीडर्स में से एक हैं। अब इस किताब की खास बात यह है कि ये किताब जाहिर सी बात है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर है। अभी हाल ही में अंत्योदय दिवस मनाया गया 25 तारीख को, उसी उपलक्ष्य में इस किताब को लॉन्च किया गया। ये किताब 5 वॉल्यूम्स में लॉन्च करी गई है और नई दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया है। इस किताब के जो चीफ एडिटर हैं, इनका नाम है डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता। डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रिवर्स डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो विश्व नदी दिवस हम लोग मनाते हैं 25 सितंबर को। इस बार 2022 की थीम थी द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स टू बायोडाइवर्सिटी। वर्ल्ड रिवर्स डे मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि हम सभी को अवेयर होना चाहिए। हम लोगों को यह समझना चाहिए कि हमारी लाइफ में लाइफलाइन का रोल प्ले करती हैं नदियाँ। इन नदियों से हमें मीठा पानी मिलता है, जिससे कि हजारों नहीं करोड़ों गांव को सीधे सीधे डायरेक्ट लाइफ मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करी जाए तो नदियों का केवल इतना सा ही रोल नहीं है, ये हमारे आसपास जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, उनकी भी प्यास बुझाती है और उनके भी जीवन के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। जितनी भी खेती करी जाती है भारत के अंदर या दुनिया भर में, ये सब के लिए नदियों के पानी से ही सिंचाई करी जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो रिच मिनरल्स होते हैं मिट्टी में, उनकी उपयोगिता और गुणवत्ता नदियों के मीठे पानी से ही बनती है, ना कि समुद्र के खारे पानी से। तो इसलिए जो रिवर्स है वो हमारे लिए लाइफ लाइन की तरह है। नदियाँ नहीं तो हमारा जीवन भी नहीं। और आपको पता है वर्ल्ड रिवर्स डे जो है ये सितंबर के चौथे संडे को मनाया जाता है हर बार। तो इस बार जो चौथा संडे था ये 25 सितंबर को पड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारत का ये कौन सा राज्य है जहां पर इंडियाज फर्स्ट एवलांच मॉनिटरिंग रडार अभी हाल ही में इंस्टॉल किया गया है? इसको हिंदी में अगर बोले तो हिमस्खलन निगरानी रडार। मतलब एक ऐसा रडार इंस्टॉल किया गया है, अगर लैंडस्लाइड होता है किसी भी तरीके का, ज़मीन अगर खिसकती है, भूस्खलन होता है या ग्लेशियर्स खिसकते हैं, तो उन सब को तुरंत ऑब्जर्व कर लेगा और इंडिकेट कर देगा ये। तो इसको अभी इंस्टॉल किया गया है कहाँ पर? ये किया गया है सिक्किम के अंदर। और सिक्किम में इंडियन आर्मी और डीजीआरई दोनों ने साथ मिलकर इसका इंस्टॉलेशन किया है। डीजीआरई का मतलब है डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट। ये डीआरडीओ का ही एक विंग है और भारत में पहली बार ऐसा कोई रडार इंस्टॉल किया गया है जो कि हिमस्खलन की जानकारी देगा। सिक्किम में इस टाइम पे पीएस तमांग की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है गंगा प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है फ्लाई बिग फ्लाइट का? यह फ्लाइट मणिपुर के इम्फाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश के तेजू तक कनेक्ट करेगी और इसका उद्घाटन किया गया वीर तिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो इसका उद्घाटन मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के द्वारा किया गया। और देखिए है क्या कि अभी तक ये जो फ्लाइट थी ये मणिपुर के इम्फाल से आसाम के गुवाहाटी तक जाती थी, बट अब इसको रोटेट कर दिया गया है, ये वाया तेजू जाएगी। मतलब पहले ये इम्फाल से तेजू जाएगी अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद ये जाएगी गुवाहाटी आसाम। तो पहली फ्लाई बिग फ्लाइट को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कौन से दिन मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पेपर में पूछा जाता है, स्पेशली आईबीपीएस, रेलवे, डिफेंस, इन एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस जो है ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार 2022 की थीम रही रीथिंकिंग टूरिज्म। पर्यटन दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि हमें उस तरीके से अपनी धरोहरों को प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि हर तरीके से जो पर्यटन हो वो बढ़े, क्योंकि आपको पता है हर एक देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा हाथ होता है वहाँ के पर्यटन का। अगला क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल के द्वारा भारत के लिए 2023 के लिए 2022 से 23 के सत्र के लिए कितना जीडीपी ग्रोथ प्रिडिक्टेड किया गया है? तो S&P ने 2022 से 23 के सत्र के लिए 7.3% का प्रिडिक्शन दिया है। इसके अलावा S&P ने 2023 से 24 सत्र के लिए भी प्रिडिक्शन दे दिया है। इसका प्रिडिक्शन है 6.5% इनकी तरफ से। S&P ग्लोबल का जो हेडक्वार्टर है ये है मैनहट्टन। क्या है?
मैनहट्टन। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री से है। आप में से कितने लोग बता सकते हो भारत में विभिन्न सूफी स्कूलों को उस टाइम पे क्या कहा जाता था? जी हाँ, ये बात तब की हो रही है जब सूफी मूवमेंट हुआ था। मैंने आपको इतिहास में सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ाया हुआ है। अनअकैडमी प्लस में जो बैच चल रहा है वहां पर भी पढ़ाया था, ओरिजिन ऑफ इस्लाम में। तो आप मुझे बताइए इनमें से किस नाम से जाना जाता था सूफी स्कूलों को? आप में से जो भी स्टूडेंट्स मेरा जीएसजीके का बैच फॉलो करना चाहते हैं, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हो। 6 अक्टूबर से नया बैच करंट अफेयर का भी स्टार्ट हो रहा है आने वाले सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए और डिफेंस एग्जाम्स के लिए। तो इस बैच में मैं नवंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक के करंट अफेयर आपके पूरे कवर करूंगा। तो आपके पास अच्छा मौका है, इस नए बैच में आप एनरोल कर सकते हो। इस टाइम पर 30% का फ्लैट ऑफर चल रहा है। डिस्काउंट कोड वरुण 777 आप लगाते हैं तो अन अकेडमी पर आपको सीधे सीधे 30% का ऑफ मिल जाएगा। 30% कम ऑफ नहीं होता है, बहुत कम आता है, 2-2 महीने में करीब एक बार आता है। तो अच्छा मौका है, 30 तारीख तक आप इसे अवेल कर सकते हो। अभी की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय।